नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं आज की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, मैं वसीम बोल रहा हूँ वेकफील्ड से। सबसे पहले तो मैं आपका जो प्रोग्राम है इसको बड़ा लाइक करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरे दो क्विक क्वेश्चन है। नंबर वन, हमारे पास इंडेफिनिट स्टे है थ्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट जी, तो क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं बैक टू होम कंट्री? बिकॉज अब कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शन का लेटर तो नहीं दिया। ठीक है। दूसरा ये है कि जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं पढ़ रहा था कि जो इनका एक नया है करेक्टर के बारे में कि अगर आप कभी ओवर स्टे हुए हो या कुछ हो तो वो अफेक्ट करता है, तो वो क्या रिफ्यूजी पे भी इम्प्लीमेंट करता है या नहीं? ये दो क्वेश्चन है। और तीसरा ये कि हमारा छोटा बेटा, उसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, 5 साल का, तो एक ट्रैवलिंग का पूछना है और एक नेशनलिटी का। जी मैं बताता हूँ सर। जहाँ तक पहला आपका सवाल है कि जी आप अगर रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर आपको ILR मिली हुई है तो क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। एक चीज़ याद रखिए, आपको अगर रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है, रेफ्यूजी स्टेटस 5 साल बरकरार रहता है, उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं, यानी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं। इंडेफिनिट लीव आपको मिल गई, अभी भी आपकी नेशनैलिटी वही है जो पहले थी। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जी मैं अगर अपनी कंट्री में जाऊंगा तो मुझे खतरा है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो अगर आपको ILR मिलती है और आप वापस अपनी कंट्री ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं, आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई, अब आपको फौरन जोश चढ़ा कि जी मैं वापस अपने मुल्क जाना चाहता हूं, मुझे 5 साल हो गए मैं नहीं गया। आप वापस जाते हैं, आप आराम से 2-3 हफ्ते छुट्टियां गुजारते हैं वहाँ पे, जब 2-3 महीने जो भी आप टाइम गुजारते हैं, वापस आप आते हैं, आपको एयरपोर्ट पे रोका जाता है कि अच्छा जी आपके पास इंडेफिनिट लीव है। किस तरह मिली थी आपको? मिली रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर। इसका मतलब आपने कहा था कि आपको खतरा है वापस जाने में। अब आप छुट्टियां गुजार कर आए हैं, बड़े खुश खुश वापस आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब अब आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और अगर ये सूरत है तो उसमें आपका इंडेफिनिट लीव को रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि वो कहेंगे जी अब तो आप अपने मुल्क खुशी खुशी वापस गए हैं, अब आप जाके वहां पर रह सकते हैं। सो पहले सवाल का जवाब ये हुआ कि अगर आपको अभी भी खतरा है तो आपको वापस अपनी कंट्री जाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप वापस आते हैं तो आपकी इंडेफिनिट लीव उस चीज़ के ऊपर कर्टेल की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। हाँ, अगर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है और आप ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं, अब अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बेशक ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज जब आप वापस आते हैं तो आप एज ए पाकिस्तानी नेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, आप एज ए ब्रिटिश नेशनल ट्रैवल कर रहे होंगे। और अगर किसी ब्रिटिश नेशनल को पाकिस्तान में जाके किसी किस्म का कोई खतरा होगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से उसको मदद दी जा सकती है वहां पे। इसलिए अगर आपके पास नेशनैलिटी होती है ब्रिटिश तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ILR पे हैं रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर तो ट्रैवल करके जब आप वापस आएंगे तो आपकी जो इंडेफिनिट लीव है उसको रिवोक किया जा सकता है। दूसरा सवाल आपने पूछा नेशनैलिटी के लिए जो इन्होंने ये नए रूल्स बनाए हैं या गाइडेंस शाया की है, उसमें क्या है, क्या वो रेफ्यूजीज के ऊपर भी अप्लाई होता है? रेफ्यूजीज के ऊपर और किसी और के ऊपर नेशनैलिटी के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए जो सारे रूल्स हैं वो बिल्कुल बराबर अप्लाई होते हैं। आपको भी ये देखना है कि जब आपने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, आपको वो इंग्लिश टेस्ट भी करना होगा, आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना होगा, जो कि नॉर्मली रेफ्यूजीज को नहीं करना पड़ता। लेकिन क्योंकि आप नेचुरलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, आप एक नेशनैलिटी लेना चाहते हैं इस कंट्री की, तो आपको उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। सो अगर आप ये सोचते हैं कि जी हम लोग वो जो ओवरस्टे होने का देख रहे हैं, अब आपके पिछले 10 साल को देखा जाएगा। आप जब भी नेचुरलाइजेशन के एप्लीकेशन करते हैं, आपके पिछले 10 साल को देखा जाएगा कि क्या उन 10 सालों में कहीं पे भी आप यूके में इन ब्रीच रहे। अब फॉर एग्जांपल आप आए यहाँ पे 2004 में, 2004 में आप आए, आप आके विजिट पे आए, आप आके ओवरस्टे हो गए, फिर आपने 3-4 साल गुजार लिए और उसके बाद जाके कहीं पे आप काम करते पकड़े गए। अब उसके ऊपर आपने जाके, जब आपको डिटेन किया गया तो आपने जाके हाथ खड़ा कर दिया और आपने कहा जी मुझे तो खतरा है, मैंने असाइलम क्लेम करना है। आपका असाइलम क्लेम चला और उसकी बेसिस पे आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया और वो रेफ्यूजी स्टेटस 5 साल तक बरकरार रहा और अब आपने जाके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया और आपको इंडेफिनिट लीव भी मिल गई। अब आप 1 साल इंतजार करते हैं और जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके अब के टाइम से, यानी आज अगर हम देखते हैं 26 अक्टूबर 2015, अब से लेके सिर्फ पिछले 5 साल को नहीं देखा जाएगा, बल्कि अभी से लेके 26 अक्टूबर 2005 तक देखा जाएगा। क्या उस टाइम में कहीं पे भी आप इन ब्रीच रहे?
क्या आप ओवरस्टे हुए, क्या आपने इन ब्रीच काम किया, क्या आपने कोई गलत ऐसी आइडेंटिटी इस्तेमाल की जो कि आपकी नहीं थी। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो आपके कैरेक्टर की तरफ जाती है और उसकी वजह से आपकी नेचुरलाइजेशन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है और आपकी सारी फीस जाया जाती है। 80 पाउंड आपको वापस भेज दिए जाएंगे कि जी आप क्योंकि अपनी सेरेमनी अटेंड नहीं कर रहे, ये 80 पाउंड आपको हम वापस कर रहे हैं। ठीक है सर। आपने बच्चे का जिक्र किया कि बच्चा आपका ब्रिटिश नेशनल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बच्चा अगर आपको यहाँ पैदा हुआ था और उसकी वजह से उसको नेशनलिटी मिल गई, अब आपको इंडेफिनिट लीव मिली और उसकी वजह से मिल गया उसको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब फैमिली का वही मामला रहेगा। हाँ, वो ब्रिटिश नेशनल बच्चा अगर वापस जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो उसको कोई मसला नहीं होगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो सर, अपना टीवी बंद कर रहे हैं, आपकी कॉल थ्रू नहीं होगी फिर जी। हेलो सर बता दें। हेलो हेलो जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ऐसा इतनी डिटेल में तो नहीं है जी। मुझे कुछ शेयर करना था आपसे। आज आपने जो अपील के बारे में बताया वो बिल्कुल सही है, ऐसी प्रॉब्लम चलती है जी। मैंने आपको 2 वीक पहले कॉल की थी अपनी अपील के बारे में कि मेरी अपील आने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्रिकेरियस स्टेटस था और इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। जी। तो आपने कहा था कि मैक्सिमम इसके बारे में एविडेंस करो और इन्हीं 2 पॉइंट से तुम जीत सकोगे और तुम्हारी अपील सक्सेसफुल हो सकेगी। ठीक। मेरा सवाल ये कि जो होम ऑफिस की तरफ से जो बंडल आता है, अगर कोई वकील ही उस बंडल को पूरा पढ़े ही ना और उस बंडल के अंदर से फिर सवाल किए जाए हियरिंग के अंदर, तो उसमें और अपील उसकी वजह से खराब हो जाए तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? अपने वकील को कहेंगे? आया वो वकील हमें कुछ वापस करेगा या हमारे केस को आगे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा। क्योंकि मेरे वकील ने वो बंडल ही पूरा नहीं पढ़ा था। अच्छा। उसी में से कुछ सवाल ऐसे हुए कि जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं था और उस वकील के पास भी नहीं था। वो मेरी तरफ देखने लग गया, मैं उसकी तरफ देखने लग गया। लेकिन इवेंचुअली समहाउ मेरी अपील अलाउ हो गई। ठीक, वेरी गुड। अब मुझे वो डिसीजन आ गया, लेकिन साहब ये भी लेटर आया कि आई थिंक 14 डेज या 20 डेज के अंदर वो फर्दर चैलेंज हो सकती है। जी ऑफ कोर्स, वो तो होम ऑफिस के पास अब राइट होगा ना उसको चैलेंज करने का। जी, मुझे ये पूछना था कि अब वो मेरे पास क्या चांसेस हैं अपील अलाउ होने के बाद, मैं अब क्या? ओके, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपकी अपील अलाउ हो गई है तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपने जो कुछ करना था आप कर चुके। अब होम ऑफिस के पास टाइम है कि वो आपके डिसीजन को, जो जज की डिटर्मिनेशन है, उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि क्या वो उसको चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं। चैलेंज करने का सिर्फ जवाब एक ही होता है कि कानून को अप्लाई करने में फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के जज ने कोई गलती की है। अगर वो गलती आइडेंटिफाई की जा सकती है तो उसकी बेस पे वो लीव टू अपील की दरखास्त डालते हैं अपील करने के लिए अपर ट्राइब्यूनल में। जिस तरह मैंने कहा, वो जज का डिसीजन है और उसके ऊपर होम ऑफिस ने फैसला करना है कि क्या वो उसको आगे चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं, उसमें आपके करने का कुछ नहीं। अब आपने दूसरी बात जो पूछी कि जी अगर होम ऑफिस के बंडल में कोई चीज़ हो और वो वकील ने ही मिस कर दी हो तो क्या होगा। होम ऑफिस का बंडल पहले समझिए कि बनता किस चीज़ से है। होम ऑफिस के बंडल में कोई नई चीज नहीं होती। होम ऑफिस के बंडल में रिफ्यूजल लेटर होता है जो आपको मिला होता है पहले। होम ऑफिस के बंडल में कोई अगर रिव्यू लेटर होता है वो आपको मिला होता है। होम ऑफिस के बंडल में आपकी एप्लीकेशन होती है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका तमाम एविडेंस होता है। वो सारी चीजें उस बंडल में लगाई जाती हैं क्योंकि होम ऑफिस उसके ऊपर रिलाई करना चाहता है, इसलिए उनका वो बंडल बनाया जाता है। सो मेरे एक्सपीरियंस में जनरली होम ऑफिस के बंडल में हर वो चीज होती है जो आपने खुद प्रोवाइड की होती है। सो इसलिए ये बात अजीब लगती है कि जी वकील को कुछ उसके बारे में पता नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई बैरिस्टर गया आपके लिए, उस बैरिस्टर ने प्रोबेबली गौर से पढ़ा नहीं उस चीज़ को और वो कोर्ट में चला गया और उसकी तैयारी सही नहीं थी और फिर जाके मार खाई, वो एक डिफरेंट बात बनती है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आपने आगे से ये कहा कि अच्छा जी अगर वो केस खराब हो जाता है तो वो आपको वापस क्या दे सकते हैं। अब ये एक बड़ा अगेन बड़ा एक इमोशनल किस्म का टॉपिक है। वो इसलिए आप ये देखिए कि अगर आपकी अपील खराब कर दी जाती है और उसको आपके वकील की गलती की वजह से बर्बाद कर दिया गया और आपकी अपील को डिसमिस कर दिया गया, तो वो वकील आपको क्या दे सकता है? पैसा। वो पैसा आपके लिए क्या करेगा? क्या वो पैसा आपको स्टेटस दिलवाता है? नहीं। सो वो जो चीज है ना कि जी वकील से आप क्या ले सकते हैं, वो क्या होता है, वो आपका एक गुस्सा होता है कि जी अगर मैं केस हार गया तो मैं किस पे गुस्सा निकालूं? हाँ, वकील है इसके ऊपर निकालूं। अब मेरे साथ भी कई दफा ऐसा होता है। मैं नहीं कहता कि जी मेरे से कभी कोई नाराज नहीं होता या मेरे से कभी किसी को गुस्सा नहीं आता। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग मेरे से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं, हालांकि मुझे पता है कि मैं दिलो जान से पूरी कोशिश करता हूं कि कभी किसी के केस के अंदर किसी किस्म की शिकायत ना हो, लेकिन काम की नौइयत ऐसी है
कि एक बंदा है, वो बेचारा कितने सालों से परेशान है, अपने इमिग्रेशन स्टेटस के पीछे लड़ रहा है, अब उसको कहीं जाके एक मौका मिलता है अपील में जाने का या एप्लीकेशन करने का, और उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। अब उसको तो गुस्सा निकालना है। अब वो क्या करेगा? सबसे पहले जो वकील है जी, वकील की गलती जी, इसने किया। फिर क्या होता है? जो बातें करने वाले इर्द गिर्द लोग होते हैं, अब वो क्या है कि जी फलाने के पास गए, फलाने के पास गए, कोई ना कोई ब्रिटिश नेशनल हर फैमिली में बैठा होता है जो उनका चौधरी होता है, क्योंकि उसने बड़ी मारें खा के अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी ली होती है। तो वो कहते हैं कि जी मैं तो वकील तो भी ज्यादा, मैं तो सब कुछ जानता हूं। वो बैठ के मशवरे देते हैं। अब उस तरह की चीजें जब होती हैं तो कई दफा वकील का काम सही भी होता है, लेकिन कोई आपको इतनी फूंक दे देता है कि आप उसके खिलाफ लड़ पड़ते हैं जाके। लेकिन बात वही है कि उसमें आपको मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वकील आपको जो उसने अपील के लिए आपसे फीस चार्ज की वो आपको वापस कर देगा। उससे क्या हुआ? वो आप फीस के पीछे तो नहीं है, आपको तो अपना स्टेटस चाहिए था। सो इसलिए जो जरूरी काम है वो सिर्फ ये है कि आपने जब अपील करनी है या आपने कोई भी काम अपना करना है, सिर्फ ये मत करें कि आपने वकील के हाथ में छोड़ दिया। जो वकील आपको लिख के देता है, जो वकील आपको समझाता है, उसके ऊपर अपनी भी थोड़ी रिसर्च करें, कुछ समझें। या तो ये कि आप एक वकील के पास जाएं, आपको खुद कुछ नहीं आता तो आप वकील के पास जाएं, उस वकील के पास जिसको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर ट्रस्ट करते हो तो फिर जिस तरह वो कहता है वो करो। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि जी यहां पे मेरे पास कोई जमहूरियत नहीं है, मेरे पास सिर्फ जर्नैल का डंडा है। आपने यूं सोच के मेरे पास आना है कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं जो कहूंगा आपने वो चीज करनी है, तब मेरा और आपका गुजारा चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके केस को अगर 100% साफ नीयत के साथ लेके चल रहा हूं तो मैं बेहतरीन जानता हूं कि मैंने उसमें क्या करना है। अब अगर आप इधर उधर से सुन सुना के इधर उधर से चीजें लेकर आएंगे तो मेरे केस में सिर्फ खलल पड़ेगा, मेरी काम में सिर्फ खलल पड़ेगा। सो इसलिए आपको जो सारी बात ये इतनी लंबी तमहीद फिर बन गई है इस चीज की, वो इसलिए है कि लोग जब उनका केस रिफ्यूज होता है तो वो अपना गुस्सा कहीं निकालना चाहते हैं। लेकिन ये देखें कि गुस्सा निकालना बेहतर है या अपने केस को संभालना बेहतर है। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है, जिस तरह आपने केस में बताया कि जी आपकी अपील में वहां पे वकील आपको देख रहा है, आप वकील को देख रहे हैं, कुछ पता नहीं कि जी वहां पे क्या हुआ, होम ऑफिस के बंडल में से कोई चीज निकल आई। अब ठीक है, आपको बुरा लगा कि जी वकील को क्यों नहीं पता, अब बात हो गई, अपील आपकी फिर भी अलाउ होगी। अब कल को अगर उनको चैलेंज करना है होम ऑफिस को और वो चैलेंज करते हैं और उनको परमिशन मिल भी जाती है और उसी पॉइंट के ऊपर मिल जाती है जो उसके अंदर होम ऑफिस के बंडल में था, तो उसको आगे भी आर्ग्यू किया जा सकता है। उसको देखिए आगे कैसे जाके संभालेंगे। हमने एक अपील अभी की, उसके लिए कोर्ट में हम गए, असाइलम का मैटर था, कोर्ट के अंदर हम गए। अब कोर्ट में सुबह जाके वहां पे होम ऑफिस के वकील ने लाके एक डिसीजन सामने रख दिया। अब वो डिसीजन क्या था? कोई विजिट वीजा की उनकी एप्लीकेशन थी। अब ये असाइलम मैटर चल रहा है, वो विजिट वीजा की एप्लीकेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो इस असाइलम के बिल्कुल बरअक्स है। ना हमें उसका पता, ना क्लाइंट ने हमें उसके बारे में बताया। अब उस दिन सुबह जाके जज के सामने वो चीज पहुंची, जज भी पहली दफा देख रहा है, हम भी पहली दफा देख रहे हैं उसको। अब वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। अब उस अपील के अंदर जज ने केस को डिसमिस कर दिया, क्योंकि उसने कहा ये जो एविडेंस सामने आया है इसकी वजह से मैं आपकी बात पे एतबार नहीं कर सकता। अब उसमें किसी का कोई कसूर नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि क्लाइंट को पता नहीं था कि उसने वो सारी इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, हमें पता नहीं था कि वो चीज एग्जिस्ट भी करती है, और जज के सामने जब वो चीज निकल आई तो उसके ऊपर फैसला हुआ। अब वो क्लाइंट जितना मर्जी मेरे ऊपर गुस्सा कर ले, मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज उसी दिन सामने निकली। एनीवे, अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में दोबारा।